एक होगा कोशिका। यानी कि सेल। यह कोशिका क्या होता है? तो इस धरती पर जितना भी जीवन है सबकी यह इकाई है। ठीक है, कोशिका क्या है? किसी भी जीवन की इकाई है। जिसमें भी जीवन है उसकी क्या है? यह इकाई है। कैसी इकाई है? यह जो है संरचनात्मक है और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, संरचनात्मक और कार्य, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट। ठीक है, तो संरचनात्मक का मतलब क्या हो गया? संरचनात्मक का मतलब हो गया संरचना के दृष्टिकोण से। जैसे कि अगर हम लोग अपने शरीर की बात करें, ठीक है, तो हमारे शुरुआत का जो हमारे शरीर का जो सबसे छोटा जीवित पदार्थ है वह कोशिका है ना? क्या है सबसे छोटा जीवित पदार्थ? कोशिका है। कोशिका से पहले कोई जीवित पदार्थ नहीं। जब कई कोशिकाएं आपस में मिलती है तब ये बनती है उत्तक, जिसको अंग्रेजी हम लोग कहते हैं टिश्यू। सबको पता है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कई प्रकार के उत्तक होते हैं। हम लोग जब चैप्टर इसका आएगा तो उसमें ये बताएंगे। यह उत्तक मिलकर बनता है अंग। जैसे कि हमारे शरीर का अंग अगर लेने की बात हो, जैसे कि लीवर है, स्टमक है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, पैंक्रियाज है, यह सबको हम लोग अंग कह सकते हैं। जब यही सारा अंग आपस में, अगर यही सब अंग जुट जाएगा, ठीक है, जैसे कि अमाशय जुट गया, छोटी आंत जुट गया, बड़ी आंत जुट गया, लीवर जुट गया, पैंक्रियाज जुट गया, ग्रास नली जुट गया, तो यही सब मिलकर के क्या बनाता है? पाचन तंत्र बनाता है। तो इसी तरह से कई सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। ठीक है, और जब कई अंग तंत्र मिल जाते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, पेशीय तंत्र, कंकाल तंत्र, प्रजनन तंत्र, सबको मिला दे तो पूरा का पूरा जीव तैयार हो जाता है ना? यह काम कर रहा है इसलिए यह भी काम कर रहा है, इसके काम करने से यह काम करता है, इसके काम करने से यह करता है, और यह सब काम करने से यह काम करता है। यानी जीव की जो सबसे छोटी इकाई हो गई वो कोशिका हो गई। इसलिए कोशिका को हम लोग कहते हैं संरचनात्मक इकाई, संरचना के दृष्टिकोण। और कार्यात्मक इकाई क्या हुआ? कार्यात्मक मतलब फंक्शनल। तो इस जीव में जितना भी काम होता है, जैसे कि पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है ना, प्रजनन है, जो भी काम है यह सारे काम इस कोशिका के अंदर भी होता है। ठीक है, क्या होता है? ये कोशिका के अंदर भी ये सारे काम होते हैं। एक तरह से पूरे शरीर के अंदर जितने काम होते हैं उसको एक छोटी इकाई भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कोशिका को हम लोग कह सकते हैं कार्यात्मक इकाई या क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट। यानी कोशिका इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लाइफ। है ना? कोई भी जीवन हो, कोई भी जीव हो, सबकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई यह कोशिका होती है। यह है, दिखा देता हूं। कोशिका के आधार पर, यानी अगर इसकी संख्या देखें तो इसके आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कुछ जीव होता है कि एक कोशिकीय होता है, यानी एक ही कोशिका का जीव होता है, एक कोशिका का यह बना होता है, इसको हम लोग कहेंगे एक कोशिकीय जीव। कुछ जीव होगा क्या बहुत सारी कोशिकाओं का बना होगा, इसको हम लोग कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। ठीक है,
यानी कि एक कोशिका का मतलब जो एक कोशिका का बना होता है, और इस एक कोशिका के जीव में भी सारे काम होते हैं जितना एक बहुकोशिकीय जीव में होता है। यानी जितना काम हमारे में होता है वो सारा काम एक कोशिका वाले जीव में भी होता है। कौन है एक कोशिका वाले जीव? जैसे कि अमीबा। क्या अमीबा में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है? ऑफकोर्स होती है, यहाँ भी होती है। जो जो काम आप में होता है सर, क्या पाचन की प्रक्रिया होती है? हाँ होता है। ठीक है, क्या ये भी खाना खाता है? जरूर खाता है ये भी। क्या यह प्रजनन करता है? ये भी करता है प्रजनन। क्या इसके शरीर से भी मुख्तलिफ पदार्थ बाहर निकलते हैं? तो हाँ, इससे भी करता है। क्लियर है? अमीबा है, पारामीशियम है, यह भी एक कोशिकीय जीव है ना। यूग्लिना है, यह भी एक कोशिकीय जीव है ना। क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, यह भी एक कोशिकीय जीव है। बाकी जितना देखते हैं तो सब बहुकोशिकीय जीव भी है। जैसे मनुष्य है, यह बहुकोशिकीय जीव है, बहुत सारी इसमें कोशिकाएं होती है ना। जितने पक्षी है सबके सब बहुकोशिकीय है, जितने मछली है सबके सब है ना। तो इस तरह से सारे के सारे जीव, मैक्सिमम जीव क्या होते हैं? यह सब बहुकोशिकीय होते हैं। क्लियर है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। मिटा देता हूँ इसको। अब आते हैं कोशिका का कुछ इतिहास के बारे में, उसकी हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेल। कोशिका की जो सर्वप्रथम खोज हुई थी, जिसका प्रथम खोज जो करने वाला वैज्ञानिक था वो था रॉबर्ट हुक, है ना। 1665 में इन्होंने कोशिका का खोज किया था। बहुत बार ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आता है। रॉबर्ट हुक है, एक नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन भी, तो ब्राउन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, या हुक नाम है। ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था, न्यूक्लियस का, और इन्होंने खोज किया था कोशिका का। लेकिन यह जो कोशिका था, इन्होंने जो खोजा वह मृत कोशिका का खोज किया, जीवित कोशिका का खोज इन्होंने नहीं किया, है ना। इन्होंने क्या किया? मृत कोशिका का खोज किया। कोशिका शब्द इन्होंने ही दिया है ना। कोशिका शब्द दिया गया, इन्होंने ही कोशिका शब्द दिया, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इसी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है कोशिका विज्ञान का जनक। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक। याद रखना, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट हुक के लिए। सबसे पहले किसने खोज किया? तो रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 ईस्वी में। याद रखना है, ये ईस्वी पूछा भी जाता है। कैसा कोशिका खोज किया था? मृत कोशिका था। कोशिका शब्द किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक ने दिया। कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था, है ना। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था जो कि बहुत ही कम पावरफुल था। मुश्किल से उसके द्वारा जो है 9 से 12 गुना ही किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बढ़ा करके देखा जा सकता है। उसी क्रम में इन्होंने कॉर्क को देखा था। ठीक है, कॉर्क को जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको कुछ चैम्बर दिखा गोल गोल, उसी चैम्बर को तेल का। तो ये रहा इसका। इसके बाद का जो नाम आया है वो आया है लीवेनहॉफ। ठीक है,
पूरा नाम था इसका एंटनी वॉन लीवेनहॉफ। इन्होंने पहली बार जीवित कोशिका का खोज किया था। ठीक है, किसका खोज किया इन्होंने? जीवित कोशिका का खोज किया। इसके नाम है जीवित कोशिका का खोज करने का श्रेय इसको जाता है। क्लियर है? एक्चुअल में इन्होंने जो जीवित कोशिका खोजा था यह वास्तव में एक जीवाणु था। ये वास्तव में क्या था? ये एक जीवाणु था, बैक्टीरिया था। कोशिका नहीं कहा, इन्होंने इसका नाम अलग रखा, दूसरा नाम रखा जिसका नाम था एनिमल क्यूब, है ना? ये नाम रखा गया था। ठीक है, एनिमल मॉलिक्यूल, यानी इसको इन्होंने जो एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसमें लगभग 50 गुना बड़ा करके देखा जाता था, थोड़ा पावरफुल माइक्रोस्कोप। ठीक है, इन्होंने जब माइक्रोस्कोप बनाया तो कभी तालाब के पानी को देखता था, कभी माउथ के मुंह के अंदर से स्क्रैप निकाल करके उसको देखता था। तो इसी क्रम में इन्होंने कई चीजों को देखा, तालाब में पाए जाने वाले जीवों को भी इन्होंने देखा माइक्रोस्कोप पर। ठीक है, कई स्पर्मेटोजोआ को भी इन्होंने देखा। ठीक है, तो इसको जो मॉलिक्यूल चलता फिरता देखा, उन्होंने इसका नाम रखा एनिमल क्यूब, या फिर हिंदी में कहीं कहीं लिखा रहता है जंतु, लेकिन परीक्षा में जो आता है ये एनिमल क्यूब करके, यही हिंदी में भी इसी को लिख देता है एनिमल क्यूब। ठीक है, एक्चुअल में जब आप पीएससी लेवल की तैयारी करते हैं तो मैक्सिमम कोशिश रखिए इंग्लिश मीडियम में हो तैयारी। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सब कनेक्ट रहिएगा, हो सकता है कि सर का कॉल आ गया हो या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। जुड़े रहिएगा आप सब। हाँ सर, सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसका नाम उन्होंने रखा एनिमल क्यूब। ठीक है, यानी कि जंतु, इसी नाम से जाना गया। बाद में पता चला यह एक जीवाणु। तो जीवाणु खोज करने का श्रेय लीवेनहॉफ को जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है जीवाणु विज्ञान का जनक। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा लीवेनहॉफ का इतिहास। बता देते हैं इसको, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब इसमें आता है टोटल। फिर आता है के बाद जब काफी ज्यादा खोज होने लगा कोशिका से संबंधित, इस दौरान कई सारे वैज्ञानिक आए, कोशिका के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी, लेकिन फाइनल जो एक रिजल्ट कंक्लूड तैयार किया गया वो 1838 39, याद रखना ये फ्री। ठीक है, पूछा जाता है इसमें, इस दौरान कोशिका सिद्धांत दिया गया। है ना, सेल थ्योरी। ठीक है, कोशिका सिद्धांत दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? तो दो साइंटिस्ट था इसमें,
एक था स्लाइडिंग और एक था स्वान। दो साइंटिस्ट ने दिया था, एक बॉटनिस्ट था, एक जूलॉजिस्ट था। यानी एक पादप कोशिका पर खोज कर रहा था और एक जंतु कोशिका पर खोज कर रहा था। दोनों का रिजल्ट लगभग सेम आया, इसलिए इस दोनों ने मिलाकर के एक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, है ना। किसने प्रतिपादन किया? स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया इस कोशिका सिद्धांत का। तो इम्पोर्टेंट है, ये आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इन्होंने बताया? इन्होंने बताया जितना भी जीव है, चाहे वह पादप हो या फिर जंतु हो, जो भी है, कोशिका के बने होते हैं। जितने भी जीव हैं सब क्या होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताई, जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है ना। कोशिका क्या है? किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये इन्होंने बताया। ये 2 पॉइंट आता है एग्जाम में, 2 ही पॉइंट बताएंगे और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन ये 2 ही आते हैं जिससे। फिर इसी में एक तीसरा पॉइंट जोड़ा गया था इसके द्वारा, रुडॉल्फ विर्चाउ, है ना। इन्होंने बताया कि कोशिका की उत्पत्ति, यानी कोशिका किससे आता है, कहां से बनता है? तो कोशिका की उत्पत्ति पूर्व कोशिकाओं से होती है। यानी कि कोशिका बनती नहीं है, ये क्या होगा? जो पहले से कोशिका है उसी में विभाजन से बनती है। पूर्व कोशिकाओं में विभाजन से बनती है। ठीक है, ये कोशिका सिद्धांत है, ये भी याद रखना है, किसी को भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत क्या हो गया कि जितने भी जीव है, चाहे वह पादप के हो चाहे जंतु के हो, तो पादप भी, यानी पादप पौधे हो गए, सभी पौधे कोशिका के बने होते हैं और सभी जंतु भी कोशिका के ही बने होते हैं। कोई भी जीव बिना कोशिका का नहीं होता है, बस अपवाद में वायरस है। कोशिका जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये 2 पॉइंट मुख्य रूप से इसके द्वारा रखा गया। इसमें तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जोड़ा गया विर्चाउ के द्वारा। उन्होंने कहा कि कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है पहले से मौजूद कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होती है। क्लियर है? दिखा देते हैं इसको। चलिए, इसके बाद आते हैं अब कोशिका के प्रकार पर। दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब ये हो गया आदिम कोशिका, और ये हो जाता है आधुनिक कोशिका।
ठीक है। तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। इसका एग्जाम्पल है जीवाणु। जितने भी प्रकार के जीवाणु होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। नील हरित शैवाल यह भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। बाकी शेष जो बच गया सब के सब यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। शेष जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका के होते हैं। जितने भी पौधे हैं यूकैरियोटिक कोशिका के, जितने भी जंतु है सब के सब आ जाएंगे। जितने पौधे हैं वो सब आ जाएंगे, जितने कवक हैं सब आ जाएंगे, है ना। तो लगभग सब के सब आधुनिक कोशिका के बने हैं। क्लियर है। इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वह वास्तविक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, इसमें जो है वास्तविक केंद्रक नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। वास्तविक केंद्रक का मतलब क्या होता है ये हम लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, वास्तविक केंद्रक होगा। वास्तविक केंद्रक का मतलब वैसा केंद्रक जिसमें कि केंद्रक झिल्ली होगा और केंद्रिका होगा। अगर ये दोनों मौजूद है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, तो वह क्या होगा, वास्तविक केंद्रक होगा। अगर यह दोनों नहीं है, इसका मतलब क्या है, यह वास्तविक केंद्रक नहीं है, ये फॉल्स है, सिक्वेंट न्यूक्लियस है। क्लियर है, ये हो गया। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल में कोई कोशिकांग नहीं होता है। झिल्ली से घिरा हुआ जो कोशिकांग होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, अंतःप्रातंडीय जालिका है, प्लास्टिड है, ऐसी कोई संरचना प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है। दोहरी झिल्ली से झिल्ली संरचना जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं। इसका अभाव होता है, इसमें नहीं होता है, जबकि इसमें मौजूद रहेगा, इसमें होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मुख्य डिफरेंस, अंतर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही ये मुख्य अंतर, धीरे धीरे और भी समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना कम से कम अंतर याद रखना है। यहीं पर से बहुत सारा क्वेश्चन टच करेगा। प्रोकैरियोटिक सेल ज्यादा में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल सब में पाया जाता है, पादप में भी, जंतु में भी, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार का हो सकता है, एक पादप सेल और एक जंतु सेल, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका एक होती है और एक जंतु कोशिका होती है। दो कोशिका होती है यूकैरियोटिक में मुख्य रूप से। क्या अंतर है दोनों में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में? पहला अंतर, इसका सबसे बाहरी आवरण जो होता है
ये कोशिका भित्ति होती है। ये क्या होता है? बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पतली संरचना होती है। कोशिका झिल्ली सब में पाया जाता है। पादप में भी ये होगा। इसमें भी है कोशिका झिल्ली, यहाँ भी है ना? यहाँ पर क्या है? कोशिका झिल्ली जो है कोशिका भित्ति के ठीक नीचे होती है। वो अंतर लिख रहे हैं, फिर पिक्चर से समझा देंगे। कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। ये पहला डिफरेंस हो गया कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति एक कठोर आवरण होता है। इस कारण से पादप कोशिका की जो आकृति होती है वो नियमित होती है। जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति है नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा? अनियमित। क्या होगा? इसकी आकृति अनियमित होती है। इसकी आकृति नियमित हो गई है। बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, इसमें एक बड़ी विक्तिका पाई जाती है। विक्तिका अंग्रेजी में इसको कहते हैं वैक्यूल। जबकि इसमें क्या होता है? विक्तिका का अभाव होता है। इसमें विक्तिका नहीं पाई जाती, या अगर होगा भी, अगर कभी कभी होता भी है या होगा तो बहुत छोटा छोटा और बहुत सारा होगा। तो क्या होगा? बहुत और अनेक होगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड आंसर। तीसरा अंतर अगर लेते हैं तो इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हरित लवक। इसमें हरित लवक पाया जाता है। जबकि इसमें क्लोरोप्लास्ट का अभाव रहेगा। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है क्योंकि इसको प्रकाश संश्लेषण नहीं करना है। क्लोरोप्लास्ट का अभाव रहता है। ठीक है, ये भी डिफरेंस है। और लेते हैं, इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। जबकि इसमें क्या होता है? इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से डिफरेंस हो गया। और भी कई डिफरेंसेस हैं, लेकिन इतना था कम से कम जानना। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
अब थोड़ा सा पिक्चर बता देते हैं। जंतु कोशिका लेते हैं तो कोशिका की संरचना को हम बांट के पहले अध्ययन करते हैं, पहले लिखित रूप से देखते हैं फिर पिक्चर बनाते हैं। जंतु कोशिका की संरचना को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो सकता है इसका सबसे बाहर एक झिल्ली होती है पतली सी, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो फिर दूसरा पार्ट जो होता है इसका, इसको हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य, है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एक दो पार्ट हो गए, जैसे कि ये हो जाता है सबसे बाहर की ओर जो बाउंड्री है पतली जैसी, इसको कहते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो मटेरियल है पूरा, इसको हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, इस जीव द्रव्य को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जीव द्रव्य को यहाँ जो पूरा है, इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। जो सबसे किनारा वाला भाग है ये तो कोशिका झिल्ली हो गया, लेकिन बीच में जो जीव द्रव्य है ये दो भागों में बटा हुआ है। एक को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। ठीक है, और दूसरा पार्ट को कहते हैं हम लोग केंद्रक यानी कि न्यूक्लिया, पता है इसे। तो ये केंद्रक कोशिका के बीच में होता है। ठीक है, ये पूरा ये केंद्रक। तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य और इस पार्ट को हम लोग कहते हैं केंद्रक। ठीक है, तो दो पार्ट में बट गया जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। क्लियर है यहाँ तक? इसी कोशिका द्रव्य में कई प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इसी में क्या होता है? कई कोशिकांग होते हैं, है? क्या होते हैं? कोशिकांग। कौन सा कोशिकांग इसमें होगा तो ये हमें बताता हूं, इसको याद रखना है। कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग होता है हम इसको क्लासिफाई करते हैं इस तरह से। पहले बोलते हैं दोहरी झिल्ली वाले, जो दो दो झिल्ली से घिरा हुआ है? जैसे कि है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, गोल्गी उपकरण, अंतःप्रजतीय जालिका, ठीक है,
प्लास्टिड, ठीक है। केंद्रक भी इसी में आता है। ये दोहरी झिल्ली वाला मुख्य रूप से संरचना हुआ, जिसमें सर्व में डबल मेम्ब्रेन, दो लेयर है। एक होता है जिसमें कोई झिल्ली नहीं होती है, बिना झिल्ली, एग्जाम में आता है ये चीज, ठीक है, कि बिना झिल्ली वाला कौन कौन सा कोशिकांग है। जैसे कि इसके लिए है, ये इधर का हो गया, इसके लिए जैसे कि राइबोसोम, सेंट्रियोल, यह सब क्या है, बिना झिल्ली, वैसे चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती, ये कण के रूप में पाया जाता है। उसी तरह से एक झिल्ली वाला भी है, जिसमें कि एक ही झिल्ली होता है, जैसे कि लाइसोसोम, ठीक है। रिक्तिका, ये कंठा से ये सब कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक झिल्ली वाला कौन कौन सा कोशिकांग है, तो लाइसोसोम भी है, रिक्तिका भी है। दोहरी झिल्ली वाला कौन कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी उपकरण है, अंतःस्रावी जालिका है, प्लास्टिक है। कोई झिल्ली वाले, जिसमें कोई झिल्ली नहीं होती है, यानी कि यह कण के रूप में पाई जाती है, पार्टिकल के रूप में पाया जाता है, इसको, इसमें आता है राइबोसोम है, सेंट्रियोल है ना। ये भी कोशिकांग है, लेकिन इसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं है, ना दोहरी ना एक हरी, कोई। क्लियर है यहाँ तक? आप थोड़ा सा केंद्र के बारे में बता देते हैं। केंद्र, इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने खोज किया इसका? रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोज किया। क्लियर है? और ये शायद 1835 में। क्लियर है? जनरली कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, ठीक है। कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन कहीं कहीं इससे ज्यादा भी होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर दो केंद्रक भी मिल सकता है, दो केंद्रक वाला, जैसे कि पारामीसिया, इसमें दो केंद्रक है, याद रखना है। किसी किसी में अनेक केंद्रक भी होता है, एक कोशिका में कई केंद्रक भी हो सकते हैं, है ना। कई ऐसे सारे है, जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो बता देते हैं। यह हड्डी की कोशिका है, इसकी कोशिका में कई केंद्रक होते हैं, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट में एक एल्गी है, मॉसेरिया, ठीक है, एक प्रकार का ये शैवाल है, इसमें भी, इसकी भी कोशिका में कई केंद्रक होता है। कवक में भी कई सारे, जैसे राइजोपस, एक प्रकार का ये कवक है, इसमें भी कई केंद्रक होते हैं, है ना। तो इस तरह से कोशिका में सिर्फ एक ही केंद्रक हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकांश में एक ही केंद्रक होता है। उसमें दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है।
कोशिका की जो आकृति होती है वो आकृति खैर नॉर्मल गोलाकार ही होती है, तो गोलाकार वाला पूछता नहीं है, लेकिन एक में होता अनियमित आकार, अनियमित आकार का यह होता है WBC में, है ना। श्वेत रक्त कणिका में क्या होता है, जो केंद्रक होता है वह अनियमित आकार का होता है, ये याद रखना है ना। WBC में ऐसी आकृति होती है, अनियमित आकार की होती है। तो ये आता है तो जरूर इसको याद रखना है, ठीक है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिसमें कि केंद्रक नहीं होता है ना। ये भी आता है एग्जाम में, केंद्रक का अभाव। जैसे कि मनुष्य का परिपक्व RBC, है ना, मनुष्य का या फिर किसी भी स्तनधारी का, जो भी स्तनधारी होगा, है ना, उसका RBC में, परिपक्व RBC में शुरुआत में होता है, लेकिन जब परिपक्व हो जाता है तब नहीं होता है। यदि परिपक्व RBC में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। इसका अपवाद भी है कि हम तो लिख दिए जरूर स्तनधारी में, लेकिन है कि कैमल में ये ऊंट स्तनधारी जीव है, इसके RBC में केंद्रक होगा। पादप में सीव ट्यूब होता है, फ्लोएम का पार्ट है ना, सीव ट्यूब फ्लोएम का भाग है ना, इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। यह दोनों इंपॉर्टेंट है ना, कि केंद्रक कहाँ कहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो मनुष्य के परिपक्व RBC में या फिर कोई भी स्तनधारी हो, स्तनधारी जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ता, गधा, घोड़ा, भेड़, चमगादड़, यह सब इसी में आता है, ठीक है। तो उसके RBC में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है, उसकी जगह पर बाद में हेमोग्लोबिन आ जाता है, इसलिए वहां का केंद्रक क्या होता है, गायब हो जाता है। मेरे ख्याल यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको यही तक आज रखते हैं, ठीक है। अब आप लोग का कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए यहाँ तक में।